खास चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर जगदीप सिंह जुड़ गए हैं। जगदीप जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, वजीर आजम जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उनकी तरफ से अवाम को खिताब किया गया, जहां भारी तादाद में अवाम को भी देखा गया और ऐसे में स्टार कैंपेनिंग का सिलसिला भी जारी है। हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और अब वजीर आजम दौरे पर है, जहाँ उनका सीधा सीधा निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर रहा है। मोहतरमा, आपका शुक्रिया। इससे पहले कि हम बात करें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से आज एक मर्तबा फिर कितने झूठ जो हैं वो जनता को परोसे गए, मैं सबसे पहले नमन करता हूं उन शहीदों को और पार्टी की तरफ से, समूची कांग्रेस की तरफ से गहरी संवेदनाएं हम प्रकट करते हैं उन शहीदों के परिजनों को, जिनकी शहादत को भी भाजपाई सरकार ने, मोदी सरकार ने शहीद शब्द की जगह बलिदान शब्द के साथ जोड़कर कम किया। अब जरा मैं आना चाहता हूं जो मोदी जी ने कहा। पहली तो बात, आप इस बात से आपके संज्ञान में मैं ये बात ला दूं कि इससे पहले जो सभा चुनाव संपन्न हुए, जहां जहां पर मोदी जी ने जहरीले बयान दिए, वो बांसवाड़ा हो, वो गुजरात का गेनीबैन का इलाका हो, जहां जहां पर उन्होंने धर्म के नाम पर जहरीले बयान दिए, वहां वहां पर भाजपा हारी। आज मोदी जी जम्मू कश्मीर आके परिवारवाद की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाजपा ये बताए कि क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसने पीडीपी के साथ और उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गठबंधन किया था। और मैं पूछना चाहता हूं कि जय शाह जो है वो कहां रणजी खेल के आए थे? पंकज सिंह है। मैं अगर नाम गिनाने शुरू करूं तो एक लंबी लिस्ट बनती है उन नामों की, जिनका हवाला देके मैं बता सकता हूं कि इनके परिवारवाद में कितनी सच्चाई है। लेकिन हम जरा मुद्दे पे आते हैं। मैं आज आपको एक बड़ी गंभीर विषय पर आपके मंच से मैं बात सामने रखना चाहूंगा। हमारे संविधान की धारा 123 का सेक्शन 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि किसी भी सियासी तंजीम को, किसी भी नेता को ये हक नहीं है कि वो लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश करे। आज प्रदेश भाजपा ने एक विज्ञापन छापा है जो तमाम बड़ी अखबारों में लगा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस विज्ञापन में यहां तक लिखा गया है कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिए तो मंदिर और शिवालय बंद हो जाएंगे, छंदों और पुराणों के स्वर बंद होंगे, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा मृतक चुनाव आयोग है वो विपक्षी नेताओं पर तो कार्रवाई करने से लेश मात्र भी गुरेज नहीं करता, पर ये जो निर्लज्जता का जो अमृत काल चल रहा है, इसमें यह बताएं कि धर्म के नाम पर और कितना बांटेंगे जम्मू कश्मीर को। क्यों नहीं मोदी जी जवाब देते कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में अव्वल बना इनके राज में? क्यों नहीं ये बताते कि यहां पर लाखों लोग सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे इनकी सरकार में? ये क्यों नहीं बताते कि आज हमारी एनएसडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो 5 दशमलव कम होकर 8.73 हो गई और पर पर्सन जो एवरेज है वो 8.41 हो गई, जो 12.31 होती थी पिछली सरकारों के कार्यकाल में। बेरोजगारी की दर में आपको बताकर हटा हूं 6.6, जब जहां पर पूरे देश की है वहीं जम्मू कश्मीर की 10.7। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े कह रहे। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आज आप वोट मांगने आए तो क्या आप लोगों को जवाब देंगे उन स्मार्ट मीटर्स पर कि क्यों आपने लोगों की चमड़ी उधेड़ी? आप आतंकवाद पर बात करते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर खड़े होकर मोदी जी ये भाषण दे रहे थे, वहां से 20 मील दूर 18 घंटे पहले हमारे 2 जवानों की शहादत हुई है। कल तक जम्मू जो आतंकवाद के लिहाज से बहुत सुरक्षित माना जाता था, आज वही आतंकवाद की विषबेल जो है वो जम्मू में अपना जहर उगल रही है। कोई जवाब है इनके पास? लोगों को बरगलाना, धर्म और जाति के नाम पर बांटना और सिर्फ अपने सियासी मफादों के लिए लोगों को गुमराह करना, दिग्भ्रमित करना, यह भाजपा का अंदाज रहा है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज ये भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश का नहीं, इस दुनिया का नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला उसको अंजाम दिया, बीफ कंपनियों से लेकर ना मालूम कौन कौन सी पैरामेडिकल और पैरा फार्मास्यूटिकल कंपनियों से इन्होंने पैसे खाए ताकि उनके सैंपल पास कर दिए जाए। आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं।
जल शक्ति विभाग में 1300 करोड़ का गड़बड़ झाला, कौन जवाब देगा? अभी मनोज सिन्हा परसों कहकर हटे हैं माननीय राहुल गांधी जी के बयान पर कि मैं कुर्सी छोड़ देता हूं, तो क्यों नहीं छोड़ते वो कुर्सी? आज स्थिति मोहतरमा ये बन चुकी है कि अगरचे चुनाव ईमानदारी से हुए, जिसकी कोई बहुत ज्यादा हमें नहीं है, तो इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय। जी बिल्कुल जगदीप जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मद्दिन मस्जिद को लेकर और नाम में बदलाव को लेकर, क्या किसी भी पार्टी के मंशूर में, खासकर बात करूंगी कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशूर में, ऐसा कुछ शामिल किया गया है जिसको लेकर इस तरह के सवाल बीजेपी उठा रही है? इससे पहले भी इसको लेकर जो सवाल है वो उठाए जा चुके हैं, इस मुद्दे को पहले भी उठाया जा चुका है। बहुत बेहतरीन उम्दा सवाल है आपका, मैं बिल्कुल प्रत्युत्तर में आपको बता दूं। देखिए, यही तो विडंबना है, कितना भरमाएंगे। और इतने, मैं कहना चाहता हूं, इतने सम्माननीय संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो या हमारे गृह मंत्री, मैं आप ही से पूछता हूं, अमित शाह साहब ये कह रहे थे कि धारा 370 जो है वो दोबारा वापिस आ जाएगी अगरचे हमारी सरकार नहीं आई। आप मुझे बताइए, क्या लोग इतने मूर्ख हैं, या ये भाजपा आवाम को इतना मूर्ख समझती है कि इतनी भी समझ नहीं है लोगों को कि धारा 370 को एब्रोगेट करना हो या उसको दोबारा से री इंप्लीमेंट करना हो, ये तभी हो सकता है जब मरकज में बैठी सरकार बहुमत के साथ इसको मंजूरी दे। किस प्रदेश सरकार में ये कुव्वत है कि वो आर्टिकल 370 को दोबारा से बहाल कर दे? तो फिर क्यों झूठ बोला जा रहा है? पर शंकराचार्य मंदिर के नाम पर वो हरि पर्वत है, दुनिया जानती है, और सदियों से कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के धार्मिक सौंदर्य का एक सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोई बात जो है वो कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी? लेकिन जब एक मर्तबा आप झूठ बोलना शुरू करते हैं और बोलते चले जाते, इन्होंने यहां तक कहा कि ये जो अब्दुल्ला फैमिलीज के लोग हैं या जो कश्मीरी रिवायती पार्टियों के बड़े नेता हैं, ये पाकिस्तान से बात कर सकते। आप मुझे बताइए, इससे भद्दा मजाक क्या होगा? क्या गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना यह संभव है किसी भी प्रदेश स्तर के नेता के लिए कि वो दूसरे देश से, वो भी पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे देश से बात कर सके? लेकिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो जितने सवाल इन्होंने उठाए, यहां तक यह पूछा गया बार बार कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है आर्टिकल 370। और मैंने आपके मंच से पहले भी कहा कि संविधान का भाग 7 इस बात का उत्तर है, 35A का संविधान में शामिल ना होना इस बात का उत्तर है, 370 की 1C और 1D इस बात का उत्तर है कि आज अगर आपने उस मरे हुए धारा को, जो पहले ही खत्म हो चुकी थी, सिर्फ नाम मात्र की थी, अगर उसको हटाया है तो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से जो प्रावधान कांग्रेस ने रख छोड़े। तो फिर किस बात का आप लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बात करते हैं यहाँ की बेरोजगारी पर? क्यों नहीं बात करते आप महंगाई पर? क्यों नहीं बात करते हैं आप यहाँ जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कवायद शुरू की? और क्यों नहीं आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ के लोगों की जमीन और उनकी नौकरियों पर लाखों डोमिसाइल देकर आपने एक तरह का डाका मारा है? उन बातों पर आप क्यों जवाब नहीं देते हैं? और हैरत तो मुझे इस बात की है, मैं फिर से कह दूं कि माननीय प्रधानमंत्री कोई इतना भी शायद कोई बताने वाला नहीं है कि जहां से खड़े होकर वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और आतंकवाद को निपटाने की लंबी लंबी हाँक रहे हैं, वहां अभी 18 घंटे नहीं हुए हमारे 2 जवानों को शहीद हुए। तो क्या ये प्रदेश या देश समझ नहीं रहा कि बार बार आप बुनियादी मुद्दों से ध्यान खींचकर लोगों का धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे तो ये कितनी देर चलेगा? जी मोहतरम। बिल्कुल ठीक है जगदीप जी, लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी लीडर अभिजीत जसरोटिया भी जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका कैसा टीवी में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से चुनावी तैयारी जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार जारी है और वजीर दाखिला भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उनका सीधा निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद पर रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इनकी जो सियासत है वो अवाम को गुमराह करने वाली सियासत है। आप मुझे सुन पा रहे? जी, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, जिस तरह से आज कांग्रेस के झूठों के पुलंदे जो अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खोले हैं, उसके बाद मैं समझ सकता हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के और कांग्रेस के वर्करों में पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी है। जब सच्चाई की बात की जाएगी, जब परिवारवाद की बात की जाएगी, जब बात की जाएगी यहाँ पर जो लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए इसी कांग्रेस के चलते, जब बात की जाएगी यहाँ पर लोगों के हक किस तरह से छीने गए,
तो जब वो सारी बातें करेंगे तो कांग्रेस वालों को कोई भी अपने बारे में सुनना, सच्चाई सुनना आजकल बड़े कम लोगों को पसंद होती है। जिस तरह से ये आज बातें कर रहे थे, और अगर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को जो सुन रहा था, तो इन्होंने क्या आपसे एक भी बात बताई आपको कि इन सब चीजों पे इनका जवाब क्या है? इन्होंने ये बताया कि 2008 में इनके शिंदे साहब जो उनके गृह मंत्री थे, जब यहाँ पर आए थे तो उनका क्या हाल होता था। वो लफ्ज जरा एक बारी बोल दें कांग्रेस के प्रवक्ता चैनल के ऊपर तो पता चल जाए। और आज और कहने की बात इतनी बड़ी आती है कि खुद ही शिंदे साहब इतने सालों बाद बोलते हैं कि मेरा ये हाल हो चुका था यहाँ पर और मुझे कहा क्या गया था, फोटो आप कीजिए। तो 4 लोगों के साथ आप लाल चौक में तस्वीरें खिंचवाइए और जाके शिकारा की राइड लीजिए और शाम को बहुत बड़ी खबर बनेगी। ये खबरें बनाने के लिए इनके गृह मंत्री यहाँ पर आया करते थे। और आज देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री है, जिनके कारण आज टेररिस्टों का वो हाल हो रहा है जो किसी समय पे इनके गृह मंत्री का हुआ करता था। तो इन सब चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। और बड़ी बात आती है कि आज कांग्रेस को होना ही ये मिर्ची लगना बड़ा लाजमी है, क्योंकि जिन पीओजे के और वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज को, जिनको उन्होंने इतने सालों की उत्पीड़ना की है, उनके परिवारों की, उसमें 2-3 तो बेचारी उनकी पीढ़ियां निपट गई, जो सोचते ही रहे कि अपने हिंदुस्तान में जाकर हम भी हिंदुस्तान की जमीन का हक ले सकते हैं, हम भी कभी मालिकाना हक पा सकते हैं। वो तो बेचारे चले गए इस दुनिया से इसी कांग्रेस को देखते देखते। आज जब उनके जो पीछे पीढ़ियां रह गई हैं, जो लोग बेचारे हैं, उनको अगर आज जमीन के मालिकाना हक मिले हैं तो कांग्रेस आज ये हक फिर से छीनना चाहती है। और अगर प्रधानमंत्री ने ये सच्चाई की बातें यहाँ पर आकर की हैं तो इनको क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है? ये जो परिवारवाद के लिए इनको लगता है कि इनके लिए पूरा सारे देश ने ठेका उठा के रखा है इनके परिवारों का, और कब से उठा के रखा हो। अरे बस करो यार, अब तो कम से कम लोगों को जीने दो। और सच्चाई की बातें, और जिस तरह से टेररिज्म की बातें करते हैं, सबसे पहले टेररिज्म लेकर कौन आया यहाँ पर? क्या 87 का दौर आप भूल गए? क्या भूल गए? आपके वो भी आप ही के गृह मंत्री हुआ करते हैं। आपके गृह मंत्रियों की तो अगर आप इनके गृह मंत्रियों के कच्चे चिट्ठे निकालो, एक गृह मंत्री शिंदे साहब ने बता दिया कि 2008 में क्या हाल होता था। एक और इनके गृह मंत्री थे बूटा सिंह, जो 1987 के गृह मंत्री है, जिन्होंने रातों रात यहाँ पर जो तिगड़म रची और रातों रात जो उन्होंने जमहूरियत का गला दबाया और हारेओं को जिता दिया, जिताओं को हरा दिया, उसके बाद तो बंदूक दाखिल हुई है। वो 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब नहीं है। उन शमशान घाट में जो बेचारे इनोसेंट लोगों का जो मौत हो गई, उसका इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन आज अगर गृह मंत्री आकर इनको अगर इनकी असली उनकी सच्चाई बता रहा है तो इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है, इसका सीधा जवाब जगदीप जी से ले लेते हैं। जगदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे भाजपाई मित्र अभिजीत जी को ये बता दूं कि पेट में मरोड़ तो अब आपके उठ रहे हैं, क्योंकि आपके पास प्रत्युत्तर में कहने को कुछ नहीं। पहली बात मैंने आपसे यही कही कि जब आतंकवाद पर माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो 18 घंटे पहले हमारे 2 जवानों की शहादत हुई और इसकी हमें बड़ा गहरा दुख है, खेद है। दूसरी बात, बार बार ये बात करते हैं बूटा सिंह 1.5 लाख वहां पर शमशान में, जो शमशान नहीं दरअसल कब्रें हैं, कब्रिस्तान है। और ये सच है कि आतंकवाद की जब ये बात करते हैं, इन्होंने शिंदे साहब का जिक्र किया, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लाल चौक पर या लाल चौक के अगल बगल शांति है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के देहाती इलाकों का क्या हाल है? अभी भी इनकाउंटर वहां पर जारी है। अरे आपने तो जम्मू जो एक शांत खित्ता था, वहां पर ये हालत आज आपकी काल में और आपकी अगुवाई में हो गई कि कब कहां आतंकी हमला हो जाए कोई समझ नहीं आता। और आप जिन 1.5 लाख कब्रों का हवाला दे रहे हैं, मैं जरा आपसे पूछता हूं, आप क्या बताएंगे कि जगमोहन जी को वीके नेहरू साहब के बाद दूसरी मर्तबा यहां भेजा गया वीपी सिंह साहब की सरकार में, और आपके 85 सांसद थे तब इस देश की राष्ट्रीय कबीना में, तो क्या कारण था उसके पीछे आरएसएस का जगमोहन जी को भेजने का? और जिस दिन वो जगमोहन जी यहां पर दूसरी मर्तबा गवर्नर बनकर आते हैं, उसी शाम सबसे पहले 300 नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। तीसरे दिन एक जनाजे पर गोलियां चलती हैं, जिसमें 150 से ज्यादा के लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट गार्डियन करता है। आप भूल गए हैं उस कश्मीरी नेता का बयान, और भूल गए आप तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, जिन्होंने यह बयान दिया था कि जो आतंकी 5 दशकों में नहीं कर पाए, वो आपने 5 दिनों में कर दिया। तो ये याद रखिए, जब आप आतंकवाद की बात करेंगे, आपके पास कहने को वही चंद बातें हैं। रिगिंग हो गई, बूटा सिंह ने ये कर दिया, 1.5 लाख लोग मर गए, लेकिन आप ये कतई नहीं बताएंगे कि तब कश्मीरी पंडितों के नेताओं को किसने कहा था कि आप जाइए जम्मू, हमने आपका सारा इंतजाम कर दिया है, ये लीजिए हवाई जहाज की टिकटें। कौन जवाब देगा? और मुद्दे की बात पर आइए, अब छोड़ दीजिए इतिहास में जो हुआ। इतिहास में बगले वो झांकता है जिसका वर्तमान नहीं होता।
आप आज मुद्दे की बात कीजिए। आप लोगों को बताइए कि बेरोजगारी का क्या आलम है। आप बताइए कि आपके राज्य में पेपर लीक क्यों हुआ। आप बताइए कि 2 IAS ऑफिसर्स ने इतने गंभीर और गहन आरोप जो है आपके LG पर लगाए कि वो कई 100 करोड़ के घोटाले में शामिल है। कोई जवाब है आपके पास? उन मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, आप पिछले काल पे चले जाएंगे। और तकलीफ हमें सिर्फ इस बात की है क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और जब माननीय प्रधानमंत्री लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, और माफ कीजिएगा आप बैठे, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, ये आज का अखबार है जिसमें आपकी पार्टी, ये देखिए, ये ऐड लगा रही है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो मंदिर और शिवालय बंद हो जाएंगे। अभी मैं आपको संविधान की वो धारा पढ़कर दोबारा से बता देता हूं, शायद आपके संज्ञान में ना हो। कौन सा संविधान की धारा? 1, 2, 3 की सेक्शन 3 कहती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। क्या मर चुका है चुनाव आयोग? उसको दिखाई नहीं दे रहा? सरेआम राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में आप ऐड दे रहे हो, विज्ञापन दे रहे हो, और नीचे मोदी जी का नाम लिखा है। क्या आप हमें वोट नहीं दोगे तो मंदिर बंद हो जाएंगे? आप हमें वोट नहीं दोगे तो महाराजा साहब की छुट्टी कैंसिल हो जाएगी? आप हमें वोट नहीं दोगे तो यहां पर आप लिख रहे हो छंद और पुराणों के स्वर मंद हो जाएंगे। आप वेद पुराणों को सनातन धर्म के इस इलेक्शन में अपने मैं कहना चाहता हूं कि इतने जरा से मामूली मफाद के लिए आप सनातन धर्म को बीच में ला रहे हैं, और वो भी लिखित रूप में विज्ञापन देकर। ये क्या निर्लज्जता का अमृत काल नहीं है तो और क्या है? जरा बताएंगे आप। तो इस तरीके की हालत आपने बनाई है कि आज आपको लोगों ने तय कर लिया है आपका सुपड़ा साफ होना। चलिए ठीक है जगदीप जी, अगली चर्चा में बीजेपी लीडर से इन सब इल्जामात का जवाब जरूर लेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम वक्त देने के लिए।